च्यवनप्राश। च्यवनप्राश का जो नाम है च्यवन ऋषि के नाम पर रखा गया है। च्यवन एक ऋषि थे, बहुत हजारों लाखों साल पहले एक ऋषि थे जिनका विवाह एक 16 साल की कन्या के साथ में हो गया था। च्यवन ऋषि थे, उनकी एज काफ़ी ज़्यादा थी, उन्होंने काफ़ी हजारों सालों की तपस्या कर रखी थी और उसकी वजह से उनका जो शरीर है काफ़ी जर्जर अवस्था में हो चुका था। तो जब उनका विवाह एक 16-17 साल की कन्या के साथ में हुआ तो उन्हें उस कन्या के लिए चिंता उत्पन्न हुई कि वो उसे यौन सुख नहीं दे सकते, इसलिए उन्होंने भगवान धन्वंतरी से प्रार्थना करी और फिर भगवान धन्वंतरी ने च्यवन ऋषि को वापस यौवन प्रदान करने के लिए च्यवनप्राश औषधि का निर्माण किया। ये कथा है च्यवनप्राश की। अब जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं कि जो च्यवनप्राश है उसका जो निर्माण किया गया है वो यौवन अवस्था को वापस लाने के लिए किया गया है। लेकिन चूंकि इसका नाम बड़ा फेमस हो गया और फिर जब मार्केट में नई नई कंपनी आई आजकल के समय पे, तो उन्होंने आयुर्वेद की इस औषधि को उठा करके हर उम्र के हर वर्ग के व्यक्ति के लिए इसका प्रयोग करना चालू कर दिया। और यही कारण है कि च्यवनप्राश शायद आयुर्वेद की एक ऐसी औषधि है जिसका प्रयोग मार्केट में बहुत ज़्यादा होता है और शायद ही कोई भारत में ऐसा व्यक्ति हो या बच्चा हो या किसी ने जिसने च्यवनप्राश टेस्ट ना किया हो। और कोई मेडिसिन टेस्ट करी हो या नहीं करी हो, लेकिन च्यवनप्राश सभी ने टेस्ट कर रखा है। सबको पता है च्यवनप्राश का स्वाद कैसा होता है क्योंकि इसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी हुई है। अब मैं आपको यहाँ एक बात बताती हूँ, च्यवनप्राश में कितनी औषधियाँ डलती हैं, मैं आपको उसका रेफरेंस सुनाती हूँ। चरक संहिता रसायन अध्याय के पहले पाद में फर्स्ट चैप्टर में च्यवनप्राश का वर्णन है। हिंदी में इसका रेफरेंस सुना रही हूँ जिससे आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आए। इसके कंटेंट क्या होते हैं, इसमें बेल की छाल, गनियार की छाल, सोना पाठा की छाल, गंभारी की छाल, पाटल की छाल, बरियार की मूल, सरिवन, पिठवन, वन मूंग, वन उड़द, पीपल, गोखरू, वन भट्टा, भटकटैया, काकड़ सिंगी, भूमि आंवला, मुनक्का, जीवंती, पुष्कर मूल, काला अगर, बड़ी हर्रें, गुरुच, रिद्धि, जीवक, ऋषभक, कचूर, नागरमोथा, पुनर्नवा, मेदा, बड़ी इलायची, लाल चंदन, नीलकमल, विदारी कंद, अडूसा की पत्ती, काकोली, क्षीर काकोली, ये सारी औषधियाँ एक एक पल की मात्रा में लेकर इनका क्वाथ बनाया जाता है। फिर इस क्वाथ में 500 ताजे आंवले लेकर पोटली बनाकर इसी क्वाथ में छोड़ देते हैं। ठीक है, इसके आगे की भी और विधि है लेकिन मैं आपको थोड़ा सा लास्ट में समझाती हूँ। जब ये इसकी चाशनी बन जाती है और आंवले बनना तैयार हो जाता है तब इसमें 6 पल की मात्रा में मधु, 4 पल की मात्रा में वंशलोचन, 2 पल की मात्रा में पीपल, इलायची, दालचीनी, ताजपत्ता, नेक केसर आदि मिलाया जाता है। इस प्रकार से च्यवनप्राश तैयार होता है। अब ये रेफरेंस बताने का मेरा आपको मतलब ये था कि इसमें जो ये औषधियाँ डली हुई हैं, बरियार की मूल, सरिवन, पिठवन, वन मूंग, वन उड़द, ये जो औषधियाँ हैं इनमें से बहुत सारी औषधियाँ रिद्धि, जीवक, ऋषभक, ये आज से 1000-2000 साल पहले हुआ करती थी। मतलब कि वर्तमान समय में काफ़ी कंट्रोवर्शियल औषधियाँ हैं कि वास्तव में ये कौन सी औषधि है ये पता नहीं है। ठीक है, अब मार्केट में यदि कोई व्यक्ति आपको बोलता है कि ये बेस्ट च्यवनप्राश है और शास्त्रोक्त विधि से बनाया हुआ च्यवनप्राश है, तो पहली बात तो वो झूठ बोल रहा है। झूठ क्यों बोल रहा है? वो आधा सच बोल रहा है, पूरी तरीके से झूठ भी नहीं है, वो आधा सच है। आधा सच इसीलिए कि शास्त्रोक्त मात्रा में या शास्त्रोक्त विधि से शास्त्रोक्त औषधियों के हिसाब से च्यवनप्राश बनाना आज के समय पे इम्पॉसिबल है। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग आयुर्वेदिक जो डॉक्टर्स रहते हैं, जो वैद्य परंपरा के पुराने गुरु रहते हैं, उनसे उनके अनुभवों के आधार पर कुछ औषधियाँ कम ज़्यादा करके च्यवनप्राश के जैसा ही कोई मिक्सचर तैयार करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग ये सोचो कि अगर आप च्यवनप्राश खा रहे हो या अपने बच्चे को खिला रहे हो तो उससे इसको नुकसान होगा। नुकसान इसलिए नहीं होगा क्योंकि एटलीस्ट उसमें आंवला तो पड़ा ही होगा। अब आंवले के जो गुण होते हैं, जो आंवला खाने से जो फायदे होते हैं, उतने फायदे तो आपको डेफिनेटली मिलने ही वाले हैं। ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था कि आप लोग प्लीज़ च्यवनप्राश जो आजकल के समय में मिलता है उसको कोई बहुत बड़ी आयुर्वेदिक औषधि मत समझिए। आयुर्वेदिक औषधि है, फ़ायदा करेगी, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, आपको बॉडी में अच्छे फायदे आएंगे, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन ये कोई बहुत बड़ी आयुर्वेद की औषधि नहीं है, क्योंकि दिक्कत ये हो जाती है कई लोग च्यवनप्राश का सेवन करते हैं और फिर बाद में बोलते हैं कि हमने तो 1 साल तक च्यवनप्राश खाया, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं लगा। तो इस गलतफहमी में मत रहिए, खाइए, फायदा होगा, लेकिन जितने फायदे आपको लोग बताते हैं च्यवनप्राश के उतने फायदे नहीं होंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ मुझे आपसे क्लियर करना है कि हम लोगों ने खुद ने अपने कॉलेज के टाइम पे सेकेंड ईयर में, क्योंकि सबको शौक था, च्यवनप्राश बनाया
खुद ने अपने लिए कि कम से कम हर व्यक्ति 2-2 3-3 किलो च्यवनप्राश ले लेगा, उस हिसाब से सभी लोगों ने आपस में कंट्रीब्यूट करके च्यवनप्राश का निर्माण करा। लेकिन जब हम लोगों ने खुद ने किया था, जिसमें हमने किसी प्रकार का कोई लेबर चार्ज नहीं दिया, कोई पैकेजिंग चार्ज नहीं दिया, ना ही किसी प्रकार का और दूसरा चार्ज लगा, केवल रॉ मटेरियल था, वर्कर हम लोग खुद ही थे। हम खुद ही 40-50 लोगों ने काम करके च्यवनप्राश का निर्माण किया। इस कंडीशन में भी हमें जो मिनिमम कॉस्ट आई थी वो करीबन 450-500 रुपए पर केजी के हिसाब से आई थी, मिनिमम कॉस्ट। अब अगर कोई मार्केट में आपको सस्ता च्यवनप्राश देता है तो समझ लीजिए वो गलत है, क्योंकि च्यवनप्राश का निर्माण करने में उसको जिस तरीके से उसका काढ़ा बनाया जाता है, जिस तरीके से आंवले को उबाला जाता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो यदि आप च्यवनप्राश खरीद रहे हैं और सोचते हैं कि च्यवनप्राश का अच्छा फायदा हो, तो एटलीस्ट एक्सपेंसिव खरीदिए। नॉर्मली मैं किसी कंपनी का किसी चीज़ का प्रचार प्रसार नहीं करती, ना ही मैं ऐसी चीज़ें आपको बोलती हूँ कि जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। लेकिन च्यवनप्राश यदि आप खरीद रहे हैं तो प्लीज़ कॉस्टली खरीदिए, क्योंकि यदि कोई सस्ता च्यवनप्राश बेच रहा है तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। आयुर्वेद की कुछ औषधियाँ हैं जो महंगी होती हैं, जैसे शिलाजीत महंगा होता है, कस्तूरी महंगा होता है, कपूर महंगा होता है, सॉरी कपूर नहीं कुमकुम महंगा होता है। यदि ये कोई आपको सस्ता बेच रहा है, कोई बोलता है कि कस्तूरी सस्ती है, आपको इजीली मिल जाएगी, इसमें खुशबू भी आ रही है, तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। तो ये चीज़ें आपको महंगी खरीदनी चाहिए। कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें मुझे आपको बतानी है। अब जो च्यवनप्राश सेवन की टाइमिंग बता रखा है आयुर्वेद में, और सिर्फ च्यवनप्राश नहीं, आयुर्वेद की वो सारी औषधियाँ जिसमें शहद की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, जो अवलेह फॉर्म में होते हैं। अवलेह का मतलब है वो चटनी जैसे जो बनता है ना, वो जैसे कि द्राक्षा अवलेह, वासा अवलेह और च्यवनप्राश। च्यवनप्राश भी एक अवलेह होता है। ये सारी मेडिसिन जिसमें शहद और घी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, इन सभी को लेने के लिए एक स्पेशल इंडिकेशन दिया गया है। वो स्पेशल इंडिकेशन है कि च्यवनप्राश का प्रयोग इतना करना चाहिए प्रातःकाल में जिससे भोजन की मात्रा में व्यवधान उत्पन्न ना हो। इसको मैं थोड़ा सा आपको हिंदी में समझा देती हूँ कि च्यवनप्राश या ये सारी अवलेह वाली जो औषधियाँ होती हैं, इनको पचने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, ये भारी होती हैं और स्टमक के ऊपर लोड लेती हैं। ठीक है, इनको पचाने के लिए, इनके डाइजेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम और एनर्जी लगती है। इसीलिए ये वाली जो औषधियाँ होती हैं जो अवलेह फॉर्म में आती हैं, इनका प्रयोग प्रातः काल बोला गया है। सुबह उठने के बाद ब्रश, मंजन, दातुन वगैरह जो अपने नॉर्मल नित्य कर्म होते हैं उसको करने के बाद च्यवनप्राश का सेवन करना चाहिए, और उसके बाद अगले 2-3 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना चाहिए, जब तक कि आपको ऐसा नहीं लगे कि च्यवनप्राश पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो चुका है, मुंह में च्यवनप्राश का कोई टेस्ट नहीं आ रहा है और पेट आपका वापस हल्का हो चुका है। अक्सर माता पिता गलती करते हैं जो अपने बच्चों को च्यवनप्राश का सेवन कराते हैं, वो पहले भरपेट नाश्ता करा देते हैं, उसके बाद घर से निकलते समय 1 चम्मच च्यवनप्राश चटा देते हैं। इस तरीका का प्रयोग करना आयुर्वेद के हिसाब से विरुद्ध आहार की श्रेणी में आता है और लॉन्ग टर्म में आप लोगों को काफ़ी सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। च्यवनप्राश का सेवन हमेशा प्रातः काल किया जाता है और उसके बाद अगले 2 घंटे, मिनिमम 2 घंटे मैं अपने हिसाब से बोल रही हूँ कि कुछ लोगों की डाइजेशन पावर कमज़ोर होती है तो उन्हें हो सकता है 3 घंटे भी लगें, 4 घंटे भी लगें। कुछ लोग जिनका डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, जिनको ज़्यादा भूख लगती है, उनको हो सकता है 1 घंटे बाद ही भूख लगाए। तो मैं एवरेजली 2 से ढाई घंटे बोल रही हूँ। च्यवनप्राश खाने के बाद 2 से ढाई घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए, और जब आपको अच्छी भूख लगे तभी आपको खाना खाना चाहिए। अब मान लीजिए आजकल के जो बच्चे हैं वो बेचारे सुबह 6 बजे तो स्कूल चले जाते हैं। अभी जो लॉकडाउन चल रहा है उसकी बात छोड़ दीजिए, अदरवाइज 6-7 बजे तो बेचारे बच्चों का ट्यूशन चालू हो जाता है, कुछ कोचिंग चालू हो जाती है, स्कूल चालू हो जाते हैं अलग अलग क्लास के। तो ऐसे लोगों के लिए मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी। ऐसी कंडीशन में आप च्यवनप्राश का सेवन क्या करें, शाम के समय पर लें। जैसे मैं आपको अपना पर्सनल बताती हूँ, जो मेरे घर में भतीजे वगैरह हैं, तो मैं उनको क्या करती हूँ कि भाई वो सुबह 6 बजे घर से चले जाते हैं, दोपहर में 2 बजे स्कूल से आते हैं, उसके बाद आधे 1 घंटे के रेस्ट के बाद उनकी ट्यूशन क्लास चालू हो जाती है, फिर वो शाम को 5 बजे लौट के आते हैं। जब मैं उनके पेरेंट्स को एडवाइस करती हूँ कि जब आपका बच्चा 5 बजे लौट कर आता है, जब आप उसको स्नैक देते हैं, उस समय स्नैक ना देने की बजाय 1 चम्मच या 2 चम्मच आप च्यवनप्राश का सेवन कराइए, और च्यवनप्राश के साथ में धारोष्ण दूध का सेवन किया जाता है। तो थोड़ी सी मात्रा में धारोष्ण दूध दीजिए। अब धारोष्ण दूध क्या है ये भी मैं आपको अभी बता देती हूँ। ठीक है, तो शाम को 5 बजे के आसपास आप ये दीजिए। बच्चा अगले 1 घंटे 2 घंटे तक खेलेगा, उसका डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, खाना जो उसने च्यवनप्राश खाया है वो पूरी तरीके से पच जाएगा, और फिर शाम को 7-8 बजे आप उसको डिनर दीजिए। यही चीज़ जो वर्किंग वुमेन और मैन है वो भी ये कर सकते हैं। यदि सुबह आपको टाइम नहीं मिलता है, सुबह आपका जो शेड्यूल है काफ़ी हेक्टिक रहता है, तो ऑफिस से आने के बाद
जब आप थोड़ा सा रेस्ट करते हैं उस टाइम पर आप च्यवनप्राश का सेवन करिए, उसके साथ में धारोष्ण दूध लीजिए और इसके साथ में आप कुछ मत खाइए। बाद में 2-3 घंटे का आपको रेस्ट हो जाएगा, फिर आप रात में 7-8 बजे के बाद में डिनर करिए। अब मैं यहाँ पर आपको धारोष्ण दूध क्या है वो समझा देती हूँ। आयुर्वेद की जितनी भी औषधियाँ, शहद जिसमें काफ़ी ज़्यादा होता है, उनको धारोष्ण दूध के साथ कहा गया है। धारोष्ण का मतलब होता है जब गाय के स्तन से जो दूध निकलता है वो दूध हल्का सा गुनगुना होता है, बिल्कुल हल्का सा गुनगुना होता है, हल्का सा गर्म दूध होता है। आयुर्वेद की सभी औषधियों को इसी धारोष्ण दूध के साथ लेने के लिए बोला गया है। अब ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली गाय का दूध निकालने जाएं, हर जगह पॉसिबल नहीं है ये। तो आपको जो दूध का टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर से बिल्कुल हल्का सा गर्म होना चाहिए। शहद की चीज़ों को कभी भी गर्म चीज़ों के साथ नहीं लिया जाता, इसलिए आपको कभी भी पानी को या दूध को ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, केवल हल्का सा गुनगुना होना चाहिए जिससे कि वो रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए। धारोष्ण की एक और परिभाषा होती है जो नदी की जो धाराएं होती हैं। यदि आप ठंड के मौसम में सुबह सुबह अगर आपके यहाँ मोटर है या आपकी बोरिंग की व्यवस्था है या कुआं है, ऐसी जगह से अगर आप पानी निकालेंगे तो जमीन के अंदर का जो पानी होता है वो हल्का सा गर्म होता है, हल्का सा गर्म होता है। गर्म मतलब गर्म नहीं होता कि टेम्परेचर उसका बहुत ज़्यादा है, बहुत ही हल्का सा नॉर्मल टेम्परेचर से गर्म होता है। ये जो पानी होता है, ये जो टेम्परेचर होता है, इसको धारोष्ण कहा जाता है। और आयुर्वेद में शहद वाली जितनी भी औषधियां हैं, चाहे उन्हें आप पानी के साथ लें या दूध के साथ लें, उन्हें इसी धारोष्ण टेम्परेचर पर लेने का निर्देश है। इस तरीके से यदि आप च्यवनप्राश का सेवन करेंगे तो उससे आपको फायदा होगा और जो आपको विरुद्ध आहार वाले जो साइड इफेक्ट लॉन्ग टर्म पर हो रहे थे वो नहीं होंगे। दिक्कत यह है कि आयुर्वेद की औषधियों को अक्सर लोगों ने ये एज्यूम कर लिया है कि इनके तो कोई साइड इफेक्ट होते नहीं है। आप आयुर्वेद की औषधियां बहुत ही आराम से बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए, बिना कुछ सोचे समझे ले सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। हर मेडिसिन के अपने इंडिकेशन होते हैं, उनको ध्यान से पढ़िए, समझने की कोशिश करिए और उसके बाद आयुर्वेद को अपनी लाइफ स्टाइल में ऐड करिए। इस तरीके से यदि आप आयुर्वेद की औषधियों का सेवन करेंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा और आपकी जो इम्यूनिटी ग्रो होगी, आपके बाल अच्छे रहेंगे, आपकी एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा और जनरली आपके शरीर में और जो बाकी सारी दिक्कतें होती हैं वो नहीं होंगी। च्यवनप्राश का प्रयोग वो सारे लोग जिनको रेस्पिरेटरी ट्रैक की प्रॉब्लम है उनको हमेशा करना चाहिए और वो इसका सेवन कर सकते हैं। फिर से मैं लास्ट में कंक्लूड कर दूं कि यहाँ जो मैं च्यवनप्राश के फायदे बता रही हूँ वो जनरली मार्केट में जो च्यवनप्राश मिल रहा है मैं उसी की बता रही हूँ, क्योंकि शास्त्रोक्त च्यवनप्राश बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो औषधियाँ अब नहीं मिलती। जिन औषधियों का वर्णन आचार्य चरक ने कर रखा था आज से 1500 साल पहले की जो औषधियां हैं वो वर्तमान समय पर लुप्त हो चुकी हैं, कंट्रोवर्शियल हैं, तो इसलिए शास्त्रोक्त च्यवनप्राश बनाना इम्पॉसिबल है। लेकिन हाँ, जो मार्केट में च्यवनप्राश मिल रहा है उसके भी थोड़े बहुत फायदे तो होते ही है, नुकसान कुछ नहीं होगा यदि आप सही तरीके से उसका सेवन करेंगे। लास्ट में एक चीज बताऊंगी, च्यवनप्राश के अलावा और भी जो भी रसायन औषधियां उनका सेवन तभी करने के लिए बोला गया है जब व्यक्ति ऑलरेडी स्ट्रांग हो, खास तौर से कॉन्स्टिपेशन नहीं हो, क्योंकि ये पचने में काफ़ी ज़्यादा समय लेती हैं। तो यदि आपको कॉन्स्टिपेशन, हाइपर एसिडिटी इस तरीके की प्रॉब्लम है तो प्लीज़ पहले आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करके 1 महीने 2 महीने का प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लीजिए, जिससे आपका डाइजेशन अच्छा हो जाए, जिससे आपको भूख अच्छी लगने लगे, जिससे आपको हाइपर एसिडिटी, आपके शरीर में वात पित्त कफ की कोई दुष्टि है तो वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाए। उसके बाद आप च्यवनप्राश का सेवन करिए। ऐसा मत करिए कि ऑलरेडी आपको कॉन्स्टिपेशन है, 3 दिन में एक बार आप फ्रेश होने के लिए जाते हो और आपने च्यवनप्राश और खा लिया तो फायदे की जगह नुकसान हो जाएगा। चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। बाय बाय।